हेलो गाइस, रेखा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान में अध्याय 8 कार्बनिक रसायन और उसके आधारभूत सिद्धांत और तकनीक, यानी जो कार्बनिक रसायन हैं वो किस तरह से बने हुए हैं और उनमें क्या परिवर्तन होता है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है कि कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं, क्योंकि ये चैप्टर उसी से रिलेटेड है। तो सबसे पहला प्रश्न यही है कि कार्बनिक रसायन है क्या, उनके गुण जानेंगे। तो कार्बन के यौगिक को कार्बनिक रसायन कहते हैं। कार्बनिक के यौगिक यानी जब कार्बन से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये यौगिक आपस में जुड़कर एक श्रृंखला बनाने का काम करें, वही कहलाते कार्बनिक रसायन। और इसमें कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो अन्य यौगिकों से कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं। तो वो भिन्नता क्यों दर्शाते हैं, ये दो गुण हम जानेंगे। तो पहला गुण है कि कार्बन में जो क्या होता है, श्रृंखलन का गुण पाया जाता है और उनमें संयोजकता होती है। कार्बन में चतुस्संयोजकता होती है। ये रीज़न है कि वो क्या करते हैं, अलग अपने कैरेक्टर को, अलग अपने गुण को दर्शाते हैं। तो श्रृंखलन का अर्थ होता है कार्बन के परमाणु सहसंयोजक बंधन द्वारा आपस में सहयोग करके श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति करते हैं। और ये श्रृंखला या तो खुली होगी या बंद होगी। जब कार्बन कार्बन आपस में जुड़कर खुली श्रृंखला का निर्माण करते हैं तो वह खुली श्रृंखला, और जब कार्बन कार्बन आपस में जुड़कर बंद यानी बंद बनाकर बंद संरचना को डिफाइन करें, वो कहलाती है उसकी बंद श्रृंखला। तो हम जानेंगे कि बंद श्रृंखला और खुली श्रृंखला क्या है एग्जाम्पल से। देखिए, ये कार्बन के यौगिक आपस में जुड़कर, देखिए कार्बन कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं और ये किसके, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इनमें कार्बन जो है परस्पर जुड़कर वलय का निर्माण नहीं, बिल्कुल खुली हुई श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसे यौगिकों को हम खुली श्रृंखला वाले यौगिक कहेंगे। और जब हम बंद, देखिए जैसे बेंजीन है, बेंजीन में सारे कार्बन 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, ये आपस में जुड़कर एक बंद श्रृंखला का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। तो ये बंद श्रृंखला आपस में बंधों के द्वारा जुड़कर बनती है। और हमेशा याद रखना, बेंजीन में जो बंध होगा वो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों होगा, अल्टरनेट डबल बॉन्ड पाया जाता है। इसीलिए कार्बन कार्बन के मध्य एक बार सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, इस तरह से। यदि आप सिंगल डबल बॉन्ड डिफाइन करने में प्रॉब्लम होती है तो हम एक छोटा सा बीच में सर्कल लगा देते हैं, तो वही कहलाएगा बेंजीन। तो बेंजीन का सूत्र होता है, कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो 6 है, हाइड्रोजन के भी 6, तो इसे C6H6 से डिफाइन करते हैं। आपको ये याद रखना है। अब अगला प्रश्न आ जाता है कार्बनिक यौगिक। जो कार्बनिक यौगिक हैं उन्हें कितने भागों में बांटा है। तो कार्बनिक यौगिक जो हैं एलिफेटिक, जो अभी हमने जाना खुली श्रृंखला वाले, और अचक्रीय जिसको बोलते हैं। अब दूसरा होता है बंद श्रृंखला यानी चक्रीय यौगिक। अब ये जो कार्बनिक यौगिक हैं ये समचक्रीय और विषम चक्रीय दोनों होंगे। और कार्बनिक यौगिक का जो समचक्र है वो क्या प्रकार बताएगा, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक यौगिक बताएगा। एरोमेटिक में याद रखना बेंजनामाइड होता है या बेंजनाइड होते हैं और नॉन बेंजनाइड होते हैं। तो हम इसी से ही रिलेटेड सारे क्वेश्चनों को जानेंगे। अब आ जाता है हमारा कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक, यानी जो हम चैप्टर में पढ़ रहे हैं कार्बनिक रसायन। अगर अकार्बनिक आ जाए तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम इनके गुणों को जानकर बता सकते हैं कि कार्बनिक क्या है और अकार्बनिक क्या है। तो देखिए, कार्बनिक यौगिक जो होते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, इनके संयोग से मिलकर बना होता है, वो कहलाता है कार्बनिक यौगिक। और अकार्बनिक क्या हो गए, इन तत्वों के अलावा जो जितने भी तत्व हैं आपस में मिलकर बहुत सारे, कार्बन के जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, इनके अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट हैं, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम, यानी ये सब कार्बन से आपस में मिलकर जो यौगिक का निर्माण करेंगे उन्हें हम अकार्बनिक यौगिक कहेंगे। याद रखिए, दूसरा पॉइंट है ये कार्बनिक यौगिक जो हैं ये संयोजी यौगिक बनाते हैं और अकार्बनिक यौगिक जो रहेंगे वो वैद्युत संयोजी होंगे, क्योंकि 2 आयनों में टूट जाते हैं, प्लस और माइनस, इसीलिए विद्युत धारा का संचालन करेंगे। अब आगे है ये वैद्युत अपघट्य नहीं है। कार्बनिक यौगिक याद रखिए क्या है, वैद्युत अपघट्य, क्योंकि विद्युत धारा का संचालन नहीं हो रहा तो वैद्युत अपघट्य नहीं होंगे।
और ये कार्बनिक यौगिक होंगे। अगला है समावयवता। तो समावयवता का अर्थ होता है वे यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या हो, समान हो, लेकिन संरचना सूत्र कैसे हो रहे हैं, भिन्न भिन्न। वो एक दूसरे के क्या कहला रहा है, समावयवी। तो इस गुण को क्या कहते हैं, समावयवता। तो यानी एक ही यौगिक है, अणुसूत्र तो समान है, पर उनकी संरचना में क्या है, भिन्नता है। संरचना के कारण उनके गुणों में क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। वही कहलाएगा उसका समावयवी गुण और समावयवता। हम देखेंगे कि एथिल अल्कोहल में C2H5OH है और डाइमेथिल ईथर जो है उसमें C2H6O है। ये समान है, लेकिन अगर हम संरचना देखें तो वो एक दूसरे के समावयवी हैं, पर सूत्र जो है, संरचना सूत्र कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो हम जानेंगे कि अल्कोहल अपनी अलग संरचना व्यक्त कर रहा है और ईथर अलग। तो आप देख रहे हैं अल्कोहल में CH3CH2OH है, OH ग्रुप प्रारंभ में जुड़ा हुआ है, तो वो कहला रहा है अल्कोहल। तो अल्कोहल पेय पदार्थ है, इसका यूज़ करते हैं, बहुत यूज़फुल है, बस गलत इस्तेमाल ना करें। पर अगर हम ईथर देखें तो ईथर पेय पदार्थ नहीं, उसकी संरचना के कारण उसके गुणों में भी क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। तो ईथर का संरचना सूत्र CH3CH2O CH2CH3 है। अब हम जानेंगे कि मूलानुपाती सूत्र क्या है। देखिए, मूल अनुपात जो उसके मूल अनुपात को व्यक्त करे, वह रासायनिक सूत्र जो यौगिक में उपस्थित भिन्न तत्वों के परमाणुओं का सरलतम अनुपात बताए, वही कहलाएगा उसका मूल अनुपात। मूल अनुपात का अर्थ होता है, जैसे आप ग्लूकोज देख रहे हैं, ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है, पर उसका मूलानुपात देखेंगे तो वह किससे मिलकर बना, CH2O से मिलकर बना। तो CH2 उसका O जो है वो उसका मूल अनुपात है। तो उसकी मूल क्वांटिटी को जो बताए वही उसका मूल अनुपातिक सूत्र। इसके अपोजिट है अणु सूत्र। हम उदाहरण से समझेंगे कि अणु सूत्र क्या है। तो वह रासायनिक सूत्र जो यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को डिफाइन करे, यानी जो दिख रहा है वही डिफाइन करे, वही कहलाता है उसका अणु सूत्र। जैसे ग्लूकोज अभी मैंने बताया C6H12O6 है, तो कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6, तो उसकी मेन जो संख्या है उसी को ही बताए, वही कहलाता है अणु सूत्र। तो आप समझ ही गए होंगे, यहाँ पे O उसमें लिखा ही है 0 से, वो आप 0 नहीं, C6H12O6 ही होगा। अब आ जाता है विषम चक्रीय यौगिक। जब कार्बनिक समूह से कोई और भी अन्य नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये मॉलिक्यूल्स आके जुड़ जाते हैं, ये तत्व आके जुड़ जाते हैं, तो उनमें भिन्नता का गुण आ जाता है, वही कहलाएगा उसका विषम गुण। और वही यौगिक क्या कहलाएंगे, विषम चक्रीय यौगिक। तो इस श्रेणी में वे चक्रीय यौगिक होते हैं जिनके चक्र में कार्बन परमाणु के अतिरिक्त एक या अधिक बहु परमाणु दूसरा संयोजक परमाणु आके जुड़ जाता है, जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। जैसे जब पिरिडीन कार्बन 5, हाइड्रोजन 5, नाइट्रोजन जुड़ गया तो वो क्या कहला रहा है, पिरिडीन कहला रहा है। जब कार्बन 4, हाइड्रोजन 4 और 1 ऑक्सीजन जुड़ा है तो वह प्यूरेन कहला रहा है। और जब इसी कार्बन 4, हाइड्रोजन 4 के साथ सल्फर जाके जुड़ जाता है तो वो थायोफीन कहलाने लगता है। तो आइए हम इसकी संरचना को जानेंगे। अब देखिए, ये प्यूरेन, पिरिडीन और थायोफीन, ऑक्सीजन जुड़ा है, सल्फर जुड़ा है और नाइट्रोजन जुड़ा है। तो ये इन मॉलिक्यूल्स के जुड़ने से उनकी संरचना एक विषम चक्र का निर्माण करती है। तो ये हुए हमारे प्यूरेन, थायोफीन और पिरिमिडिन, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर आपस में जुड़े हुए चक्र को डिफाइन कर रहे हैं। अब हम जानेंगे क्रियात्मक समावयवता। क्रियात्मक समावयवता का अर्थ होता है कि कोई भी क्रियात्मक समूह जब जुड़ जाता है तो उनके जुड़ने से उनके मॉलिक्यूल्स के कारण उस श्रृंखला में अलग गुण उत्पन्न हो जाए तो वो कहलाती है क्रियात्मक समावयवता। तो किसी कार्बनिक यौगिक के विशिष्ट प्रकार से जुड़कर परमाणु या परमाणु का वह समूह जो कार्बनिक यौगिक के अभिलक्षण के लिए उत्तरदायी है, वह कहलाता है क्रियात्मक समूह। जैसे अभी हम जानेंगे डिटेल में कार्बनिक समूह क्या कहलाते हैं। बहुत सारे कार्बनिक समूह हैं, उनको डिटेल में जानेंगे आगे। अब होता है CH2COH, तो ये जो है कार्बोक्सिलिक समूह है। OH जो है वो अल्कोहल समूह है।
तो ये इनके गुणों के कारण, याद रखना OH वहाँ पे कार्बोक्सिलिक में भी है, यहाँ OH है, पर वहाँ वो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए वो कार्बोक्सिलिक, और यहाँ OH सिंगल है तो वो एल्कोहल। देखिए जब OH समूह है तो वो एल्कोहल, और जब O है केवल तो वो ईथर। तो ये कहलाते हैं क्रियात्मक समूह। इनके जुड़ने से उनके गुणों में क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, तो यही कहलाती है उसकी क्रियात्मक समावयवता। अब आ जाता है मध्यावयवता। मध्यावयवता का मतलब है मध्य में ऑक्सीजन तो जुड़ा हुआ है, पर उसके साथ जो उसके राइट और लेफ्ट में जुड़े हुए मॉलिक्यूल्स उनके गुणों के कारण वो क्या करते हैं, अपने अलग गुण को प्रदर्शित करना है। जैसे C2H5O, C2H5 ये डाई एथिल ईथर है, ये डाई एथिल ईथर अलग अपना गुण बताता है, और दूसरा जो नीचे की है CH3O CH3H7 है वो मेथिल प्रोपेल ईथर है, ये अलग गुण दर्शाता है। यानी ऑक्सीजन से दोनों मॉलिक्यूल जुड़े हैं पर दोनों अलग अलग जुड़े हुए हैं, तो ये कहलाएगा मध्यावयवता, मेटामेरिज्म। अब हम जानेंगे चलावयवता। चलावयवता में याद रखिए एक ही मॉलिक्यूल से उसकी उपस्थिति है वो आपस में जुड़ी हुई है और वो अलग गुण को डिफाइन कर रहे हैं। जैसे कीटोन में CO है और अगर हम एक ऑक्सीजन जुड़ा है तो वो ईथर है, तो ऑक्सीजन वहाँ पे भी है और वहाँ कार्बन के साथ एक जुड़ा है, तो पर उनके जुड़ने की स्थिति क्या डिफाइन कर रही है, उसके गुणों पर डिफाइन कर रही है। यदि कीटोन है तो CO है और ऑक्सीजन है तो वो फिनॉन है। तो हम जानेंगे कि भिन्न क्रियात्मक समूह वाले दो समावयवी स्वतः एक दूसरे से परिवर्तित होने के कारण दोनों समावयवी में तीव्र अंतर है, परिवर्तन होने के कारण पृथक नहीं किया जा सकता। जैसे हम देख रहे हैं कीटो समूह CO कीटोन है और OH क्या है, एल्कोहल समूह। तो हम कीटो रूप देखें और इनॉल रूप देखें तो उनमें क्या स्थायी होगा, तो हम जो उसका पेंटेनॉन और फिनॉन दोनों चलावयवता दर्शाते हैं, परंतु यहाँ C अधिक उपयुक्त उत्तर है। इसका मतलब यह है कि फिनोन का कीटो रूप अत्यधिक कैसा होगा, स्थायी रूप होगा। अब आ जाता है कि क्या कारण है कि कार्बन जो है बहुत अधिक संख्या के यौगिक बनाता है। तो कार्बन एक अलग यौगिक है, उसके गुणों से डिफाइन होता है, उनमें क्या गुण पाए जाते हैं। तो हम जानेंगे कि कार्बन एक अद्वितीय प्रकृति में जो पाया जाता है वो क्या कारण है। तो पहला कि कार्बन का जो यौगिक है वो निम्न गुण प्रदर्शित करता है, श्रृंखलन, कि कार्बन का जो परमाणु है वो श्रृंखलन की प्रवृत्ति रखता है, श्रृंखलन का गुण दर्शाता है। तो वो श्रृंखलन के गुण के कारण क्या होता है, वो आगे के मॉलिक्यूल्स अन्य नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस इन सब से जुड़ता जाएगा और एक लंबी श्रृंखला बनाता है। कार्बन का चतुस्संयोजकता, मध्य प्रबल बंध, उन कार्बन के मध्य जो प्रबल बंध कैसा होता है, स्ट्रांग होता है। कार्बन परमाणु का आकार छोटा होता है जिसके परिणामस्वरूप कार्बन के बीच बना बंध अत्यधिक कैसा हो गया, दृढ़ और प्रबल, इसीलिए वो कैसा हो गया, अद्वितीय हो गया। तीसरा है बहुआबंध प्रवृत्ति। तो कार्बन में जो है बहुत सारे छोटे छोटे, ये बता रहा है कार्बन परमाणु अपने छोटे छोटे आकार के कारण अन्य परमाणु कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ सरलता से द्विबंध और त्रिबंध बनाकर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, और जुड़कर एक अलग अलग यौगिक को प्रदर्शित करता है। अब आ जाता है समावयवता। कार्बन जब दो या दो से अधिक यौगिक के अणुसूत्र समान लेकिन संरचना सूत्र में भिन्नता हो, ऐसे यौगिक को क्या कह रहे हैं, समावयवी। तो कार्बन के यौगिक में समावयवता का गुण पाया जाता है। तो इन सारे गुणों के कारण कार्बन बहुत अधिक संख्या के गुणों को व्यक्त करता है, इसीलिए कार्बन की अद्वितीय प्रकृति होती है। तो हमने जाना कि कार्बन ही क्यों ऐसा है कि वो अद्वितीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है। अब इस चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सजातीय श्रेणी, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन जो हमने पढ़ी, जो हमने हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ा, वो उसी के पोर्शन का ही है ये सजातीय श्रेणी। तो याद रखिए
कार्बनिक यौगिक की वह श्रेणी जिसमें सदस्यों में समान क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं, जिनमें क्रमागत सदस्यों के अणुओं में CH2 का अंतर हो, वो कहलाती है सजातीय श्रेणी। मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जब हम इस सीरीज को देखेंगे तो कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या में जो परिवर्तन होगा, एक कार्बन अधिक, दो हाइड्रोजन अधिक, इसलिए CH2 का अंतर होता है। तो आपको ये याद रखना है कि सजातीय श्रेणी क्या है। सजातीय श्रेणी की विशेषता जानेंगे अब। पहला ये कि सजातीय श्रेणी के सदस्यों को सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं, CnH2n+2। तो ये क्या है? सजातीय श्रेणी का सूत्र है। तो आपको ये याद रखना है, सूत्रों के द्वारा हम व्यक्त कर सकते हैं। सूत्र है CnH2n+। तो सजातीय श्रेणी के सदस्यों को क्या कर सकते हैं? हम सूत्रों के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा गुण ये बता रहा है कि श्रेणी के दो क्रमागत सदस्यों के अणुसूत्र में क्या होता है? CH2 का अंतर है। हम मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन देखेंगे तो कितने का अंतर होगा? CH2 का, एक कार्बन, दो हाइड्रोजन का अंतर होगा। तीसरा बोलता है श्रेणी के दो क्रमागत सदस्यों के अणुभार में 14 का अंतर होता है। आप याद रखिए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जो मॉलिक्यूल्स देखेंगे हमेशा याद रखना, उनमें जो 14 अणुभार है उसका अंतर होगा। तो आप ये याद रखिए। अब है फोर्थ, श्रेणी के सभी सदस्यों को समान रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा बनाया जा सकता है। हम मैथेन, एथेन, प्रोपेन जो है वो हाइड्रोकार्बन चैप्टर में बनाने की विधि देखेंगे, तो उससे ये डिफाइन होगा कि हमें पता चलेगा कि जो भी हाइड्रोकार्बन हैं, यानी जो मैथेन, एथेन, प्रोपेन है, वो क्या कर सकते हैं? रासायनिक विधि के द्वारा बना सकते हैं। तो आपको यहाँ अभी याद रखना है कि श्रेणी के जितने भी सदस्य हैं, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इन सदस्यों को रासायनिक विधि के द्वारा क्या किया जा सकता है? बनाया जा सकता है। तो आपको याद रखना है, ये इनके सजातीय श्रेणी के क्या हुए? गुण हुए। अब हम जानेंगे कार्ब ऋण आयन। उसके नाम से समझ में आ रहा, कार्बन में ऋण आयन की उपस्थिति, कार्ब ऋण आयन या फिर कार्बेनियन आयन भी बोलते हैं। तो याद रखना, वह ऋण आवेशित आयन जिसमें ऋण आवेश कार्बन पर होता है और कार्बन में उपस्थित होने के कारण क्या करता है? कार्बन अपने इलेक्ट्रॉनों को दान करता जाता है और वो जो है अपनी संयोजकता को व्यक्त करता है। तो वह ऋण आवेशित आयन जिसमें ऋण आवेश कार्बन पर होता है कार्बेनियन आयन कहलाता है। इनमें कार्बन के संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें 3 बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में तथा 1 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में होता है। तो वही कहलाता है कार्बेनियन आयन। तो आप देख रहे हैं कार्बेनियन आयन की संरचना, इस संरचना को आपको बनाना है। तो आप देखिए, कार्बेनियन जो है, कार्बन है, आपस में हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, CH5 ऊपर प्लस चार्ज लगा हुआ है और जो कार्बन है इस तरह से ये अपनी संरचना को व्यक्त कर रहे हैं। तो ये हमने जाना कार्बेनियन आयन को। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रेरणिक प्रभाव क्या है? उदाहरण सहित समझाना है और उसके प्रकार क्या हैं। तो याद रखिए, जितने भी संतृप्त कार्बन परमाणु के छोर पर इलेक्ट्रॉन ग्राही या दाता परमाणु उपस्थित हो, याद रखना, ग्राही यानी इलेक्ट्रॉन ले रहा है और एक जो होगा देगा, तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला और देने वाला। तो दाता परमाणु उपस्थित हो तब सिग्मा इलेक्ट्रॉन का बहाव होता है और संतृप्त कार्बन श्रृंखला में क्या होते हैं? सिग्मा इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है? प्रेरणिक प्रभाव को दर्शाती है। और प्रेरणिक प्रभाव की श्रृंखला बढ़ने से पहले क्या होता है? घटता है और 3-4 कार्बन परमाणु के बाद प्रेरणिक प्रभाव क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो हम प्रेरणिक प्रभाव कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का, एक प्लस और एक माइनस। तो हम देखेंगे, यदि श्रृंखला के अंत में इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु जुड़ा होता है तब -I प्रेरणिक प्रभाव उत्पन्न होगा। तो हम देखिए क्रम क्या है, NO उससे ग्रेटर है Cn -4, -COOH कार्बोक्सिलिक समूह, माइनस फ्लोरीन, माइनस क्लोरीन, माइनस ब्रोमीन, माइनस आयोडीन। ये प्रेरणिक माइनस प्रेरणिक प्रभाव को क्या कर रहे हैं? व्यक्त कर रहे हैं ये मॉलिक्यूल्स। आइए अब हम जानेंगे प्लस धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। तो यदि श्रृंखला के अंत में इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु जुड़ता है तो वो +I प्रेरणिक प्रभाव, जैसे CH3 2CH
यानी देखिए यहाँ पे क्रम घटता जा रहा है। तो जब हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं हाइड्रोजन है, डी जो भी मॉलिक्यूल्स है उसमें CH3, CH2, CH3, ये आपस में क्या कर रहे हैं, अपने स्थायित्व को डिफाइन कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है, यदि श्रृंखला के अंत में इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु जुड़ा होता है तो वो कौन से डिफाइन करेगा गुण, +I प्रभाव व्यक्त करेगा। तो आपको ये याद रखना है, यह प्रभाव कैसा होता है, स्थायी होता है। इस प्रभाव के कारण अणुओं के उच्च गलनांक और क्वथनांक होते हैं और ये द्विध्रुव आघूर्ण को, ध्रुवण को व्यक्त करते हैं। अब हम जानेंगे क्रोमैटोग्राफी। तो क्रोमैटोग्राफी उसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, क्रोमो यानी रंग, ग्राफी इसका अर्थ होता है रंगों को ग्राफ में अलग अलग व्यक्त करना, क्रोमैटोग्राफी कहलाता है। तो वर्णलेखन यह मिश्रण के अवयवों के पृथक्करण या शुद्धिकरण की पहचान की विधि है। तो याद रखना, वर्ण यानी क्रम, यानी जब रंग आपस में मिक्स हो जाएं तो हम क्या करते हैं, केमिकल विधि के द्वारा उन रंगों को क्या करते हैं, अलग अलग व्यक्त करते हैं। तो यह मिश्रण के अवयवों को दो प्रावस्था तथा गतिशील प्रावस्था पर विशिष्ट अधिशोषण के सिद्धांत पर आधारित है। स्थिर प्रावस्था ठोस या द्रव हो सकती है, यानी जो अवस्था है वो या तो ठोस होगी या तो द्रव होगी, दोनों ही गति अवस्था हो सकती हैं। तो जबकि गतिशील प्रावस्था द्रव या गैस भी होती हैं। तो याद रखना, जो अधिशोषण वर्णलेखन होता है वो कितने प्रकार का होता है, 3, स्तंभ वर्णलेखन, पतली परत वर्णलेखन और वितरण वर्णलेखन। तो हम चित्र के माध्यम से भी आइए जानेंगे कि क्रोमैटोग्राफी वर्णलेखन है क्या। आप देखिए, ये चित्रों के माध्यम से स्पष्ट कर रहे हैं। मैंने 3 प्रकार के चित्र आपको डिफाइन किए हैं अलग अलग। आप देखिए, जब लिक्विड जो होता है, तो जब लिक्विड का वर्णलेखन में प्रयोग किया जाता है तो अलग अलग टेस्ट ट्यूब हैं। एक टेस्ट ट्यूब जो है उसमें रंग हैं, मिक्स हैं। जब वर्णलेखन की जो क्रिया की जा रही है, क्रोमैटोग्राफी की प्रोसेस की जा रही है, तो अलग अलग टेस्ट ट्यूब जो है अलग अलग रंगों को विभक्त करते हुए डिफाइन कर रही है। देखिए, जो रंग हैं वो अलग अलग टेस्ट ट्यूब में वो अलग अलग क्या कर रहे हैं, अपने आप को विभक्त कर रहे हैं। अब हम दूसरा चित्र देख रहे हैं, तो उसमें एक पेपर के अंदर एक ड्रॉप है, डॉट रख दिया जाता है रंगों का, और जब उस पेपर को कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है लिक्विड में रखकर, वो रंग अलग अलग विभक्त होने लगते हैं। जो पेपर का उपयोग किया जाता है उस पेपर का बोलते हैं क्रोमैटोग्राफी पेपर। वो क्रोमैटोग्राफी पेपर इसलिए होता है क्योंकि क्रोमैटोग्राफी पेपर क्या करता है, रंगों को अलग अलग विभक्त करने का कार्य करता है और एक निश्चित क्रम तक उस क्रम में रंग जो हैं वो प्राप्त होते हैं। तो यही कहलाती है क्रोमैटोग्राफी अभिक्रिया, क्रोमैटोग्राफी अर्थात वर्णलेखन। अलग अलग रंग अलग अलग अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करते हैं। अब हम जानेंगे क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं। जो हमने क्रियात्मक समूह समावता जानी थी उसी से रिलेटेड है। तो किसी कार्बनिक यौगिक के विशिष्ट प्रकार से जुड़ा परमाणु या परमाणु का वह समूह जो उस कार्बनिक यौगिक के अभिलक्षण के गुण को, यानी जो क्रियात्मक समूह किसी भी कार्बनिक यौगिक से जुड़ जाए तो उनके गुणों में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है, वही कहलाता है क्रियात्मक समूह। अब इतने सारे क्रियात्मक समूह हैं, उनके नाम और आयुपेशीय नाम आते हैं, तो आपको दोनों याद रखने हैं। तो आप कॉपी में बहुत अच्छे से नोट कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले उसका नाम, उसका समूह और उसका आयुपेशीय नाम क्या है, हम इससे जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो है कार्बोक्सिलिक समूह, जिसे हम COOH से डिफाइन करते हैं, जिसे हम कार्बोक्सी समूह कहते हैं। और जब उसका आयुपेशीय नाम होता है तो ओइक एसिड कहते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा। दूसरा होता है सल्फोनिक, यानी SO3H, जिसको सल्फो आयुपेशीय में कहते हैं, और उसका आयुपेशीय नाम होगा सल्फोनिक एसिड। तीसरा है एनहाइड्राइड, यानी COCOH होता है, उसे ओइक एनहाइड्राइड कहते हैं। अगला है एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड का अर्थ होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो हैं वो हैलोजन ग्रुप जो होता है हम उसे हैलाइड कहते हैं। और हैलाइड जो होते हैं वो कार्बोनिल समूह में उसे हम क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो इस तरह से डिफाइन करते हैं।
और जब एमाइड होते हैं, एमाइड में CONH2 होता है, ये कार्बोनिल समूह है जिसे हम एमाइड से प्रदर्शित करते हैं। अगला आ जाता है कि जो NC का अर्थ होता है आइसोसाइनाइड। जो आइसोसाइनाइड होता है उसे हम आइसोनाइट्राइल कहते हैं, और CN को साइनाइड कहते हैं, साइनाइड को नाइट्राइल कहा जाता है। अगला है CHO एल्डिहाइड, यानी जो एल्डिहाइड समूह होता है वो फॉर्मिनल या ऑक्सो कहा जाता है, इसे एस्टर भी कहते हैं। जब कीटोन हो तो CO, और उसे हम IUPAC में नॉन के वर्डिंग यूज़ करेंगे। उसके बाद अल्कोहल OH, जिसे हम ऑल का शब्द यूज़ करेंगे। उसके बाद थायो, उसके बाद NH2 एमीन, उसके बाद कार्बन में जुड़ा हुआ कार्बन डबल बॉन्ड के साथ तो इन, और डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है तो हम क्या करते हैं इन, ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा तो आयन, और जब सिंगल बॉन्ड के साथ तो एन। तो हमने जाना कि जब हम क्रियात्मक समूह का उपयोग करेंगे तो किन शब्दों का समूहों में उनके नाम में इस्तेमाल करेंगे, तो इन शब्दों को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। देखिए ये क्रियात्मक समूह है, मैंने ग्रुप से जोड़ के बताए हैं। जैसे बेंजीन में COH ग्रुप जुड़ा है तो ये कहलाएगा कार्बोक्सिलिक समूह। तो बेंजीन से जुड़ा है तो बेंजोइक जो है वो बेंजोइक अम्ल कहलाएगा। अब क्यों? क्योंकि बेंजोइक अम्ल इसलिए बोला क्योंकि बेंजीन से जुड़ा हुआ है वो अम्ल, बेंजोइक अम्ल। और जब अल्कोहल जुड़ा हुआ है एल्केन से, यानी R यानी एल्केन, तो जब R जुड़ा है OH से तो वो कहलाएगा एल्कोहल। जब R उसका संकेत है एल्केन का। अब एल्केन में अगर हम किसी मॉलिक्यूल्स को मेथेन, एथेन इनको जोड़ देंगे तो उसके नाम से उसका नाम हो जाएगा मैथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल। तो आप R उसका संकेत है तो वह कहलाएगा क्रियात्मक समूह OH। तो हमने जाना कि क्रियात्मक समूह अपनी अभिव्यक्ति के कारण उसके गुणों में क्या कर दे रहे हैं, परिवर्तन कर देते हैं। इस प्रकार आज हमने 13 क्वेश्चन को जाना। आप ये 13 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगले पार्ट में मैं सारे प्रश्नों के उत्तर जो बचे हुए हैं इस चैप्टर के वेरी इंपॉर्टेंट, इन चैप्टर्स में IUPAC नाम और भी प्रभाव और आसवन विधि और उनसे संबंधित और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उन प्रश्न उत्तर को जानेंगे। तो आज के वीडियो के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। अगले वीडियोस में फिर मिलते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।